नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज अपन जो है कक्षा 12 का जो अपना रहेगा व्याकरण, भाषा और लिपि का जो टॉपिक है, उसके अपन जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, पहला ही हमारा जो प्रश्न है वो ये रहेगा कि भाषा किसे कहते हैं, कि भाषा जो है वो क्या होती है, किसे कहा जाता है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा कि मानव अपने भावों को और विचारों को जिस माध्यम से जो है प्रकट करता है और जो प्रकट करता है उसे कहते हैं भाषा। यानी मनुष्य के भावों की जो अभिव्यक्ति का जो साधन है वो क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। यानी एक और परिभाषा और भी आपको याद रखनी है, विचार विनिमय के मौखिक और लिखित जो माध्यम है उसी को कहा जाता है भाषा। यानी मुख्य रूप से बात यही उभर के आ रही है कि भाषा क्या होती है कि कोई भी मनुष्य का भाव है, विचार है, उसको अगर वो प्रकट कर रहा है तो उसको प्रकट करने के लिए जिस माध्यम को वो काम में ले रहा है वही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। चलिए इसकी कुछ विशेष बातें भी हैं कि भाषा जो है संप्रेषण का माध्यम मानी जाती है और वाणी के रूप में जो है इसकी अभिव्यक्ति भी होती है और समाज में विचारों का आदान प्रदान जो है वो भी किसके माध्यम से होता है, भाषा के माध्यम से होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 2। देखिए ये क्या है कि बोली किसे कहते हैं। यानी भाषा की अपन ने बात कर ली और बोली क्या होती है। देखिए, बोली जो होती है वो सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली विचार विनिमय का जो माध्यम है वो कहलाती है बोली। और भाषा जो होती है वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बड़ा उसका क्षेत्र होता है। और बोली का जो है वो क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं वो विचार विनिमय के रूप में जिस माध्यम को काम में लेते हैं उसे कहते हैं बोली। चलिए यहाँ पे इसकी कुछ विशेष बातें भी हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। और भाषा की सबसे छोटी अगर सार्थक इकाई की बात की जाए जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो तो वो कहलाती है वो जो है वो कहलाती है शब्द। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तीसरा हमारा जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 3। देखिए कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा क्या होती है, किसे कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्रभाषा क्या होती है कि किसी भी राष्ट्र के संविधान में मान्य शासन के कार्यों में प्रयुक्त और समस्त राष्ट्र की जनता द्वारा जो है व्यवहार योग्य जो भाषा होती है उसे क्या कहा जाता है, राष्ट्रभाषा कहा जाता है। यानी अपन सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो एक देश के क्षेत्र के अंदर जो है बहुसंख्यक लोगों द्वारा जो है अगर बोली जाती है, अगर व्यवहार में लाई जाती है तो वो कहलाती है राष्ट्रभाषा। ठीक है, चलिए इसकी कुछ विशेष बात भी है कि भारत में किसी भी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 4। देखिए कि राजभाषा किसे कहा जाता है, राजभाषा क्या होती है, किसे कहा जाता है। एक राष्ट्रभाषा अपन ने पढ़ ली, अभी अपन बात करेंगे राजभाषा के रूप में। तो देखिए राजकार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को ही क्या कहा जाता है, राजभाषा कहा जाता है। अब देखिए राजभाषा राजकार्यों में प्रयुक्त, अब राष्ट्रभाषा तो राजकार्यों में प्रयुक्त होती है और व्यवहार में भी लोग उसको काम में लेते हैं, लेकिन राजभाषा जो होती है वो सिर्फ कागजों में, यानी राजकीय कार्य जितने होते हैं उन सब में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे कहा जाता है राजभाषा। चलिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बता दें कि भारत की राजभाषा जो है वर्तमान में हिंदी भी है और उसकी सहयोगी भाषा के रूप में जो है अंग्रेजी भी है। यानी दोनों भाषाएं जो है राजभाषा के रूप में काम में आ रही है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, प्रश्न संख्या 5। देखिए कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। तो देखो इसमें आती है, एक पूर्वी हिंदी आती है, एक पश्चिमी हिंदी आती है और बिहारी है, राजस्थानी है तथा पहाड़ी जो भाषा है, पहाड़ी जो बोलियां हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, हिंदी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न रहेगा हमारा, प्रश्न संख्या 6। तो इसमें देखिए क्या है कि व्याकरण किसे कहा जाता है, व्याकरण क्या होती है, किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र होता है जो भाषा को शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने का ज्ञान हमें करवाता है। यानी जितने नियम हैं, चाहे वो शुद्धिकरण का नियम हो, चाहे वो वाक्य बनाने का नियम हो या अन्य किसी प्रकार का नियम हो, तो अपन ये कह सकते हैं कि भाषा को लिखने व बोलने के जो नियम हैं उनका ज्ञान जो शास्त्र करवाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। चलिए विशेष बात भी है कि व्याकरण शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है, व्याकरण शब्द का जो अर्थ है, अगर आपको संधि विच्छेद पूछे तो वी प्लस आकरण से बना है और उसका अर्थ होता है विश्लेषण करना। क्या होता है, विश्लेषण करना। चलिए हाँ, नंबर हमारा 7वां प्रश्न जो रहेगा कि लिपि किसे कहा जाता है।
तो देखिए लिपि किसे कहेंगे कि भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों को अपन काम में लेते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। और विशेष बात ये रहेगी कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, प्रश्न मैंने पूछा भी है अपने कम्युनिटी टैब में। तो हिंदी भाषा की जो लिपि रहती है वो रहती है अपनी देवनागरी लिपि। चलिए अगले प्रश्न पे जाते हैं, प्रश्न नंबर 8 पे। तो प्रश्न नंबर 8 है कि देवनागरी लिपि की आपको विशेषताएं बतानी है। तो देवनागरी लिपि की बहुत सी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं कि ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, यानी आप बाएं से लिखते हो और दाएं तक जाते हो। दूसरी बात कि देवनागरी लिपि जो होती है उसमें प्रत्येक अक्षर का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कुछ अपन अंग्रेजी की बात करें तो आवर, HOUR लिखते हैं, तो उसमें उसको हावर नहीं कहते, आवर कहते हैं, वहाँ पे एच का उच्चारण नहीं होता। लेकिन अपने हिंदी में ऐसा नहीं है, इस लिपि में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें जो भी अक्षर है उसका उच्चारण होता है। तीसरी बात कि विश्व की सभी भाषाओं का जो उच्चारण है वो इसमें किया जा सकता है, यानी कोई भी भाषा हो आप उच्चारण कर सकते हो। और चौथी बात जो रहेगी कि ये जैसी लिखी जाती है वैसे ही उसको पढ़ा भी जाता है। और लास्ट बात जो रहेगी कि इसमें सीरो रेखा का प्रयोग किया जाता है, यानी ऊपर लाइन खींचते हैं ना, कोई भी शब्द लिखते हैं उसके ऊपर लाइन खींचते हैं तो वो है सीरो रेखा, इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। चलिए इसकी विशेष बात भी आपको बता देते हैं। तो देवनागरी लिपि का जो विकास है वो भारत की सबसे प्राचीन लिपि जो कही जाती हैं, दो प्राचीन लिपियां हैं विश्व की, वो कौन सी हैं, भारत की कौन सी हैं, एक ब्राह्मी है और एक खरोष्टी है। तो हिंदी की देवनागरी लिपि जो है उसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। चलिए अगला हमारा 9वां प्रश्न जो रहेगा कि व्याकरण के कितने अंग हैं, आपको नाम भी लिखने हैं। तो व्याकरण के अंगों वाला भी मैंने प्रश्न पूछा है। तो व्याकरण के अंगों की जो संख्या है वो है 4। नंबर 1 पे रहेगा वर्ण विचार, नंबर 2 पे रहेगा शब्द विचार, नंबर 3 पे रहेगा पद विचार, और नंबर 4 पे जो रहेगा वो रहेगा वाक्य विचार। चलिए विशेष बात भी है कि भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई की अगर बात की जाए तो वो होती है वाक्य, और भावात्मक दृष्टि से अगर सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तब भी होती है वाक्य। चलिए हमारा 10वां प्रश्न देखिए क्या है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के जो है कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के जो प्रकार हैं वो दो ही होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। विशेष बात क्या है यहाँ पे कि भाषा का एक अन्य भेद भी माना जाता है और वो माना जाता है सांकेतिक भाषा का। लेकिन सांकेतिक जो भाषा है वो सिर्फ अपन जो है उसमें भावनाएं विचार वगैरह सारे नहीं आ सकते। तो ये जो है मनुष्यों की भाषा भी है, और जानवर भी जो है इन्हीं के माध्यम से जो है अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको अगर भेद पूछे तो आपको उसमें सिर्फ दो ही बताने हैं। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन अपन लेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन हैं बहुत सारे हैं, इनके सभी में डेली के 10-10 प्रश्न मैंने डालने की आपसे बात कही थी। प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। तैयारी आपकी कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी है तो वो बढ़िया बात है, नहीं अच्छी है तो फिर और थोड़ी कोशिश मैं करवाता हूँ, कुछ आप करें। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।